सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और इसमें एक पार्ट में हमने 23 प्रश्नों को देख लिया है। 23 क्वेश्चंस हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे। वह पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे गणित विषय का लिंक आपको मिल जाएगा। गणित विषय के सामने एक लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर आप क्लिक करोगे तो शुरू में आपको गणित की क्लासेस, फिर राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न, राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार से आपको सभी क्लासेस गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 4 और फिर करनी की घात 4 है और करनी में 7 है। तो अब यहाँ पे दोस्तों दिया है 4 का गुणा हो रहा है, करनी में 7 है और करनी की घात कितनी है? करनी की घात है 4। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा कि 4 गुणे करनी में 7 करनी की घात 4 है के समतुल्य करनी होगी। तो इसके बराबर, समतुल्य मतलब बराबर, इसके बराबर कौन सी करनी होगी? तो हमें करनी भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सब पे करनी की घात क्या है? घात लिखा नहीं है, मतलब कि घात 2 है। तो और 4 आगे गुणा हो ही रहा है, तो 4 का गुणा होते हुए और करनी की घात 2 रखते हुए, तो अभी देखिए करनी की घात जब 4 है तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? करनी की घात जब 4 है तो इसे अगर हम लोग घात के रूप में लिखना चाहें, करनी को जब हम घात के रूप में परिवर्तित करते हैं तो जो करनी की घात होती है उसे 1 के रूप में लिख देते हैं। जैसे अगर करनी की घात n है, अगर करनी की घात n है और करनी में a है तो इसे हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 1/n। ठीक, तो इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमें 2 घात की करनी बनानी है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 4 गुणे 7 के पावर में। अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम चाहें तो 1/2 गुणे 1/2 भी लिख सकते हैं। अब घात में 7 के घात में 1/4 था, उसको हमने 1 गुणे 2 लिख दिया। अब इसे लिख सकते हैं 4 गुणे अंडर रूट 1/2 को, जो ऊपर 1/2 है इसको हम लोग रूट बना देंगे और एक जो 1/2 है वह 7 के घात में रह जाएगा। जो समतुल्य है दोस्तों वह इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो करनी है इसकी समतुल्य करनी यही होगी, 4 और गुणे करनी में 7, 7 के घाते 1/2। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी समतुल्य नहीं है। चाहे ऑप्शन ए देखोगे आप, चाहे ऑप्शन बी देखोगे और चाहे ऑप्शन सी देखोगे, यहाँ पे जो करनी की घात थी ऑप्शन ए में, ये इन्होंने करनी के अंदर 4 के घाते 4 लिख दिया है, तो ये तो बहुत ही गलत है। इसी प्रकार से यह भी 4 गुणे अंडर रूट 256 इन्होंने लिख दिया है, यह भी गलत है। और सी ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है कोई नहीं, यह सही होगा। ठीक है, तो इसके समतुल्य अगर आपको करनी लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणे अंडर रूट 7 के घाते 1/2। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि बड़ी है? अब ऑप्शंस में आपको राशियां दी गई हैं। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सी है? तो देखिए √2 है, √3 है, √5 है और √4 है। सभी जितनी भी आपको राशियां दी गई हैं सभी पे घात जो है वह 1/2 है। सभी पे करनी ही लगा है, मतलब सभी की जो घात है, पावर है, वह सेम है। तो ऐसे में क्या होगा? जो आधार, जो बेस जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब रूट में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि रूट की जो घात है वह सब पे समान है, सब पे 2 घात का करनी लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा √5, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, करनी √2 का मान कितना होता है? अब √2 का मान दोस्तों, अब सबसे पहले आप इस तरीके से सोचिए, √1 का मान कितना होता है? 1। फिर
√2 आता है, √2 का मान अभी छोड़ दीजिए आप, √3 का मान अभी आप छोड़ दीजिए, और √4 कितना होता है 2। तो अगर 1 का रूट हम लेते हैं तो 1 आ रहा है, और √4 का मान अगर हम देखें तो 2 आ रहा है। तो √2 का मान कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, यह अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो √2 का जो मान होता है वह होता है 1.414। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा दोस्तों, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। करणी में √3 गुणे करणी में √2 का मान बताइए। देखिए रूल दोस्तों मैंने आपको बताया है, अगर करणी की घात n हो गुणे करणी की घात n करणी में b हो, तो ये कितना हो जाता है, करणी की घात n रखते हुए a इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए करणी की घात दोनों जगह 2 है, √3 में भी 2 है और √2 में भी 2 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करणी में संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा और उसी घात की करणी लग जाएगी, यानी कि रूट रहेगा और 3 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 6। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 28 है, √4 धन √9। तो √4 होता है 2 और √9 होता है 3। तो 2 धन 3 यानी कि 5। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का 2 बार गुणा, 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। 169 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो यह 13 का वर्गमूल होता है, 13 तेरहम 169 होता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब 21 सही 51 बटे 169 है। तो अब इसको पहले तो हम भिन्न के रूप में बना लेते हैं। भिन्न के रूप में जब हम बनाएंगे इसको, तो 169 हर में है, अब 21 गुणे 169 धन 51 यह अंश में आएगा, ठीक। जो हासिल होता है उसमें हर का गुणा करके और जो अंश में रहता है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक। 121 गुणे 169 धन 51 आप करोगे तो आ जाएगा 3600 और बटे में है 169। इसी का वर्गमूल लेना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अंश का स्क्वायर रूट, अगर इसी का स्क्वायर रूट आप लेते हो तो अंश में 60 आ जाएगा और हर में 13 आ जाएगा। अब 60 बटे 13 आ रहा है हमारा उत्तर। अब इसी को अगर हम लोग सही के रूप में लिखें तो ये 4 सही 8 बटे 13 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 32 है, √64 माइनस √36। तो √64 कितना होता है, 8 होता है, माइनस √36 6 होता है। तो ये कितने के बराबर आएगा, 8 माइनस 6 2। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है और उसमें आप गुणा कर देते हो बेलन की ऊंचाई h से, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच यह होता है बेलन के आयतन का सूत्र। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, यही जो वृत्त की परिधि है उसका गुणा हम लोग हाइट में कर देते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो कर्व एरिया है उसका क्षेत्रफल, तो वह कितना होता है, जो इसमें लिखा है वक्र पृष्ठ, इससे मत डरिए। वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया होता है, जो यह जो गोल गोल वाला भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। और इसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं तो वही आता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर वही जो कर्व्ड एरिया है उसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं तो यही आ जाता है वक्र पृष्ठ। तो इस वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू एच। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताइए। अब बेलन के कर्व्ड एरिया का आपने क्षेत्रफल निकाला तो वह क्या हो गया, वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का, देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ लिखा है, यही आपको प्रश्न में भी ध्यान देना रहेगा कि आपसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर इंटू एच यह आपको लगाना है, और अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछता है तो इसमें ये जो ऊपर वृत्त है, ऊपर जो सर्कल है और नीचे जो सर्कल है, यह दोनों सर्कल का एरिया जुड़ जाता है, यह होता है वक्र पृष्ठ। और अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ लें, ऊपर का एरिया और यह वक्र पृष्ठ और नीचे सर्कल का एरिया, तो यह तीनों मिलके क्या हो जाते हैं, यह हो जाते हैं संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ हो जाते हैं। ठीक, तो ऊपर वक्र पृष्ठ कितना है हमारा 2 पाई आर एच, यह जो कर्व्ड एरिया है यह होता है 2 पाई आर एच। अब इसी में ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे भी वृत्त है यह भी पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे दोस्तों, ऑप्शंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है लिखने में, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है, ब्रैकेट नहीं होगा और ये आर के स्क्वायर में होगा। ठीक, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि इन्होंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया है और फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यह आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, त्रिज्या 2 सेमी तो आयतन होगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसी में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें आपको दिया गया है ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई h जो बेलन की ऊंचाई है वह 7 सेमी दी गई है, और जो त्रिज्या r है वह कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, और एच हाइट कितना दिया गया है, 7। अब 7 से 7 कट जाएगा और 22 का गुणा हो जाएगा 2 गुणे 2 4 में, यानी कि 22 गुणे 4 यानी कि 88 घन सेंटीमीटर, यह आ जाएगा उत्तर। ठीक, और घन सेंटीमीटर आएगा क्योंकि 3 बार यूनिट्स का गुणा हुआ है। देखिए 2 बार 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर हुआ है, तो सेंटीमीटर का गुणा 3 बार हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 88 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में देखिए 88 सेंटीमीटर दिया है, यह गलत है, यहाँ पे यूनिट गलत दी गई है। मान जो है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड केवल देखें 88, यह तो समान है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, पाई का मान है, पाई का मान 22/7 अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। तो शंकु का दोस्तों आपको सभी को स्ट्रक्चर पता है, शंकु क्या होता है, शंकु इस प्रकार से, जैसे जोकर की टोपी होती है उसी प्रकार से शंकु होता है, और यह r होता है, यह ऊंचाई h होता है, और यह तिरछी ऊंचाई l होता है। ठीक, और यह कोण 90 अंश का होता है सीधे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यह हो जाएगा कर्ण, यह हो जाएगा लंब, और त्रिज्या r आधार हो जाएगा। तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां देख लीजिए ऑप्शंस में आपको कहां दिया गया है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो ऑप्शन बी हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन 1/3 होता है किसके आयतन के, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसी का 1/3, अगर इसी का 1/3 कर दें, यानी कि 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, यही जो वैल्यू होती है यह किसका आयतन होता है, यह शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप, ऑप्शन डी में दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या r तिर्यक ऊंचाई l हो तो दोस्तों शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर एल। इसमें देखिए वक्र पृष्ठ जो घुमावदार पृष्ठ होता है आपके शंकु में, इसका क्षेत्रफल में देखिए तिरछी ऊंचाई का प्रयोग जो एल है वह क्या है, वह यह जो तिरछी ऊंचाई है एच का प्रयोग नहीं है, सीधे जो लंब आता है हाइट ऊंचाई वह नहीं है, तिरछी ऊंचाई है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले में आपको तिरछी ऊंचाई की वैल्यू रखनी है, जब भी आप फॉर्मूला कहीं पे भी प्रश्न में वैल्यूज दी रहे हैं तो आपको यहाँ पे तिरछी ऊंचाई की वैल्यू पुट करनी है, ना कि एच की, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, 2 3 7 9 5 में बहुलक है। तो बहुलक दोस्तों आपको पता है कि वह संख्या होती है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जो किसी दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार आई होती है। तो देखिए यहाँ 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 9 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी एक बार आए हैं, तो या तो सभी को आप बहुलक कह लीजिए या तो आप कह दीजिए कि यहाँ पे कोई बहुलक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आप सही लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष हेड आने की संभावना है। किसी सिक्के को मतलब किसी एक सिक्के को उछाला जा रहा है, उस पे शीर्ष हेड आने की क्या संभावना है। तो किसी एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं दोस्तों तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ठीक, तो कुल जो घटनाएं हो सकती हैं वह 2 हो सकती हैं, और हेड आना एक घटना है, तो 1/2 हो जाएगा हेड आने की संभावना। ठीक, तो आधा संभावना है कि हेड आए और आधी संभावना है कि टेल आए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। यहाँ पे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है और पूछ रहा है कि शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब कि यह कहना चाह रहा है कि दोनों सिक्कों पे शीर्ष आए, इसकी क्या प्रायिकता है यह तुम बताओ। तो 2 सिक्के अगर हम एक साथ उछालते हैं तो 4 चीजें हो सकती हैं, या फिर दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और या फिर दोनों पे टेल आ जाए। यह 4 संभावनाएं हो सकती हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे। तो अब देखिए 4 घटनाएं टोटल है, और हमसे क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि शीर्ष आए, दोनों पे शीर्ष आए। तो दोनों पे शीर्ष आने की घटना 1 है और कुल घटनाएं 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1/4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 44 देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना है। तो दोस्तों यह सारे प्रश्न मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें, सारे केसेस मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए हैं। अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो या तो आप मान लीजिए तीनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले 2 पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल आ जाए।
या फिर सभी पे टेल आ जाए, यह हो सकता है। या फिर पहले पे टेल आए और बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आया रहे और दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। ठीक, तो ये टोटल 8 घटनाएं दोस्तों हो सकती हैं। अगर 3 सिक्कों को उछालोगे आप तो यही 8 चीजें हो सकती हैं, इससे इतर और कुछ नहीं होगा। तो ये 8 चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यह देख लीजिए। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है और पूछ रहा है कि हेड आने की क्या संभावना है। हेड आने का मतलब उसका है कि तीनों पे हेड आना चाहिए। तो तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुल घटनाएं हैं 8 और तीनों पे हेड आने की जो घटना है वह केवल एक बार घटित हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1/8। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना है। तो यहाँ पे भी प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है और पुच्छ आने की संभावना यानी कि टेल आने की संभावना। अब यहाँ पे यह नहीं लिखा है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि पुच्छ आने की संभावना यानी कि तीनों सिक्कों पे पुच्छ आने की, टेल आने की संभावना क्या है। तो तीनों सिक्कों पे टेल आने की संभावना क्या है, केवल एक जगह टेल आ रहा है और कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, 8, और ऊपर कितनी बार टेल आ रहा है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1/8, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। तो पासा डाइस दोस्तों आपको पता है, जब आप लूडो खेलते हो तो जिससे आप चाल चलते हो, जो गिट्टक होती है वह क्या होता है, वह पासा होता है। और इसके 6 फलक होते हैं और छयों पे अलग अलग अंक बने होते हैं। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और इसी प्रकार चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठवें पे 6। 6 फलक हो गए एक पासे में और छयों पे 6 परिणाम होते हैं। तो कुल कितने परिणाम हो गए, 6। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना है। पासे को अगर हम फेंक रहे हैं तो देखिए पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना। तो 5 से बड़ा यानी कि 5 से बड़ा क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 आने की संभावना। तो कुल कितनी घटनाएं हैं, 6। 6 चीजें आ सकती हैं और 6 कितनी बार आ सकता है, 6 आने की जो घटना है वो कितनी बार हो रही है, एक बार हो रही है। तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे संभावना जो हो जाएगी 1/6 यानी कि 6 बार आप पासा फेंकते हो तो किसी एक बार में 6 आने की संभावना है, या फिर बोले यहाँ पे प्रश्न की भाषा में तो 5 से बड़ा आने की संभावना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं हैं। तो विषम संख्या आने पर पासे पे संभावना पूछ रहा है। तो एक विषम संख्या आ सकती है, 3 और 5। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है विषम संख्याओं में। ठीक, तो अब ये प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो कुल घटनाएं कितनी है, 6। एक पासा आप फेंको तो 6 चीजें आ सकती हैं, 6 घटनाएं हो सकती हैं। अब जो विषम संख्या आने की जो घटना है वह कितनी है, 3 है। तो 3/6 यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वह 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो आधी प्रोबेबिलिटी है, आधी संभावना जो है, 50% चांस है कि विषम संख्या ही आए जब आप पासे को फेंको। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं हैं। तो 3 से बड़ा अंक, तो 3 से बड़ा आप छोड़ दीजिए, 3 से बड़ा में क्या क्या आ गया,
3 से बड़े में क्या क्या आ जाएगा, 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगी 3 घटनाएं और कुल घटनाएं हैं 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे 1/2 ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि 50% चांस, आधा चांस है कि अगर पासा हम फेंकें तो 3 से बड़ी संख्या आए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 49 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वह अगले पार्ट में हम करेंगे और अगले पार्ट में आपके राजन के बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न किए हमने सभी आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो गलतियां हैं, अगर गलतियां जो हैं यहाँ पे राजन सीरीज में वह गलती ना पढ़ के जाएं और सभी जो क्वेश्चंस हैं वह क्विक रिवीजन कर लें। वह सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को राजन पवन सीरीज को मैं सॉल्व कराने वाला हूं, तो सभी प्रश्नों को वह सॉल्व करके जाएं। ठीक, तो दोस्तों यह प्रैक्टिस अंत समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यह प्रैक्टिस करके आप जरूर जाइएगा। अपने सभी दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए ताकि वह भी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएं। आप देख ही रहे हैं कि गणित का जो प्रश्न पत्र बनता है वह कभी कभी थोड़ा डिफरेंट कठिन बन जाता है, तो आप पूरी तैयारी करके जाएं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं आज ही लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको सभी विषयों के नोट्स चाहिए, 8 विषयों के गणित विषय का नोट चाहिए, सभी विषयों के नोट्स, क्लासेस, सभी का चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसे आप परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।